नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम के वकील ने जाहिर जाफर को ज़हनी मरीज करार देकर तिब्बी मुआयना करवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी, जबकि इस्तगासा के वकला ने उसे बाकायदा प्लानिंग का हिस्सा करार दे दिया। अदालत ने कहा फरीकैन आइंदा समात पर दलाइल दें। दौरान समात थेरेपी वर्क्स मुलाजमीन के वकील ने जख्मी एहलकार का मेडिकल करने वाले डॉक्टर को बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त भी दायर की। अदालत ने इस पर भी आइंदा समात में फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। इस्तगासा के गवाह अहम तरीन गवाह जाए वकुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे करने वाले ASI का बतौर गवाह बयान कलमबंद किया गया, जबकि दो गवाह डॉक्टर अनम और हमाद पर मुल्जिमान के वकला ने जिरा मुकम्मल कर ली। केस की मजीद समात 8 दिसंबर को होगी। रियासत माँ के जैसी होती है, लेकिन आम शहरी लापता हो जाए तो ये माँ दिखाई नहीं देती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो की अदम बाजियाबी पर इज़हार बरहमी सेक्रेटरी दाखिला को झाड़ पिला दी। कहा मुतासरा खानदानों के लिए मुआवजा क्यों ना वक्त के हुक्मरानों से वसूल किया जाए। मुदस्सिर नारो के वालिदैन को मुतमईन करने के लिए हुकूमत को 13 दिसंबर तक का वक्त भी दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। 3 साल से लापता मुदस्सिर नारो के केस में वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी और सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नजीम खोखर अदालती हुक्म पर पेश। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला की सरजनश करते हुए कहा हम मुतासरा खानदानों के लिए मुआवजे का हुक्म देते हैं, आप उसे चैलेंज करते हैं। क्या ये है आपका तर्ज अमल? आइंदा समात पर बताएं जिस दौर में लोग लापता हुए मुतासरा खानदानों के लिए मुआवजा क्यों न उस वक्त के हुक्मरानों की जेब से लिया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनला ने विफाकी वजीर से पूछा किसी बड़े आदमी का बेटा गुम हो जाए तो लगता है रियासत हिल गई, आम शहरी के लापता होने पर ऐसा क्यों नहीं होता? रियासत माँ के जैसी है तो फिर नजर क्यों नहीं आती? शीरी मजारी ने कहा कानून साजी की जा रही है, हमारे मैनिफेस्टो में भी इसके खिलाफ है, तो हमने कानून अब तैयार कर लिया है, सेनेट से पास होना है। जब कानून बन जाता है ना फिर ये चीजें रुकती हैं, फिर पेनल्टीज भी फॉर्मलाइज हो जाती है। अदालत ने जवाब पर इजहार अदम इत्मीनान करते हुए कहा कानून की जरूरत क्यों, शहरियों का तहफ्फुज तो रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। मुदस्सिर नारो की अहलिया चल बसी, उनके बच्चे छोटे हैं। 13 दिसंबर की आइंदा समात से पहले मुतासरा खानदान को वजीर आजम से मिलवा कर इत्मीनान दिलाया जाए कि वो भी बराबर के शहरी हैं। और अभी खबर यह है कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची की दहली कॉलोनी में तामीर 6 मंजिला इमारत का गैर कानूनी हिस्सा गिराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने 4 हफ्ते में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने का भी हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि फैसले पर अमल न होने पर डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत लगाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने दहली कॉलोनी की 66 गज जमीन पर 6 मंजिला इमारत की तामीर के केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने वकील क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड पर इजहार बरहमी किया। रिमार्क्स दिए कि आपको 1 माह पहले अपने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया था। जस्टिस फैसल कमाल आलिम ने इस्तफसार किया कि आपके कौन कौन से अफसरान जिम्मेदार करार पाए। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने बताया कि कुछ मुलाजमीन रिटायर्ड हो चुके हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ चार्जशीट फ्राहम करेंगे, कुछ वक्त दरकार है। जस्टिस फैसल कमाल आलिम ने रिमार्क्स दिए कि जो रिटायर्ड हो गए उनके खिलाफ मामला नैब को भेजें, जो हाजिर सर्विस हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें। 4 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, बताएं क्या पेशरफ्त हुई, इमारत गिराएं और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर फैसले पर अमल ना हुआ तो डायरेक्टर मिलिट्री लैंड पर तौहीन अदालत लगाएंगे। अदालत ने 4 हफ्ते में क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने के साथ रिटायर्ड मुलाजमीन और अफसरान का मामला नैब को अरसाल करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने तजावजात ऑपरेशन में रुकावट डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इरफान उल हक, समा, कराची। तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद कौन सा केस चलेगा और कौन सा नहीं, नैब ने पॉलिसी तैयार कर ली है। काबीना और दीगर फॉर्म से मंजूर शुदा मंसूबों पर बने केसेस पर अब नैब का इख्तियार नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, आमदन से ज़ायद असासों और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के केसेस पर नैब का इख्तियार बरकरार रहेगा। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। नैब के दूसरे और तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद इबहम दूर करने के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने तमाम ब्यूरोज के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल्स को खत लिख दिया। ये तफसील भी मांग ली कि बताएं अब किस किस ब्यूरो का कौन कौन सा केस नहीं चल सकता। मरासले में बताया गया है कि इदारे की नई पॉलिसी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, आमदन से जायद असासों, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के केसेस पर नैब का इख्तियार बरकरार है। अवाम से फ्रॉड करने वाले प्राइवेट अफराद पर भी नैब का इख्तियार बहाल हो चुका। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत आए रोज दायर होने वाली बरियत की दरखास्तों के बाद एहतसाब अदालत ने भी चेयरमैन नैब को खत लिखकर पूछा था
बेहतर होगा आप ही बताएं कौन सा केस चलाना है, कौन सा वापस लेना है। नई पॉलिसी के मुताबिक काबीना और दीगर फोरम से मंजूर शुदा मंसूबों के केसेस पर अब नैब का इख्तियार नहीं रहा। महज ज़ाब्ते की गलतियों पर भी कार्रवाई नहीं हो सकती। बैंक कर्ज के मामलात पर स्टेट बैंक की मंजूरी लाजमी होगी। डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स को हिदायत की गई है कि फहरिस्त दी जाए कि कौन सा केस मजीद चल सकता है और कौन सा नहीं, ताकि अदालतों को आगाह किया जा सके। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। और अभी खबर यह है कि आइंदा होने वाले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे और पंजाब के 40-50 हलकों से हार जीत का फैसला होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद को यकीन है कि ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ तहरीक इंसाफ को ही वोट कास्ट करेंगे और फिर अपोजिशन धांधली का शोर मचाएगी, मगर जवाब एक ही होगा, EVM। जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे होंगे और पाकिस्तान के इलेक्शन के पंजाब में 40 हलकों का फैसला हार और जीत का ओवरसीज वोटिंग पे होगा। और जब ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट PTI को पड़ेंगे, ये फिर कहेंगे धांधली हो गई है, ये फिर रोएंगे, फिर चीखेंगे कि धांधली हुई है, लेकिन मशीन ही उसका जवाब है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा अगला इलेक्शन वोटिंग मशीन्स पर नहीं होगा, फंड्स इमरान खान की जाती जागीर नहीं, इलेक्शन के लिए फंड्स की मंजूरी पार्लियामेंट ने देना है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि फवाद चौधरी का ये कहना दुरुस्त है कि इमरान खान इलेक्शन कराने के पैसे नहीं देंगे, क्योंकि वो इससे पहले ही मुल्क छोड़कर जा चुके होंगे। गुंडागर्दी, फस्तायत, गैर जमहूरी और आमराना रवैये से इलेक्शन या इलेक्शन इस्लाहात नहीं कराई जा सकती। आईनी इदारों से गुंडागर्दी नहीं चल सकती, आईनी गुंडागर्दी नहीं EVM चल सकती को पार्लियामेंट, अपोजिशन, अवाम और इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर चुके हैं और इसका कानून आइन से मुतसादिम है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इलेक्शन कमीशन पर मुसल्लत करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन को फंड्स रोकने की धमकी दी जा रही है। पीपल्स पार्टी आईनी इदारे के साथ खड़ी है। सिंध से 16 लाख टन गंदम चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि सिंध ने पूरे साल में सिर्फ 12 लाख टन गंदम खरीदी थी। तरह से जबरी अंदाज में मुसल्लत करना और धमकी देना इलेक्शन कमीशन को, जनाब हम जो है वो आपकी फंडिंग बंद कर देंगे, इसका मतलब ये है कि आइन के तहत कायम होने वाला एक इदारा, उस इदारे के काम को रोककर उसको मफलूज बनाने की जो है वो धमकी दी जा रही है। और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि वो इस मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना चाहते हैं और उस धांधली की मशीन के जरिए करवाना चाहते हैं। तो इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता है। हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। वजीर आजम अपनी नलायकियों की जो सजा है जो लोगों को मिल रही है उसका इल्जाम सिंध हुकूमत पर डालते हैं। गंदम का बहरान पैदा हो गया, इनकी कैबिनेट कह रही है। मुझे तो हैरत होती है, कौन नलायक आदमी था उस कैबिनेट में, है तो सारे नलायक, जिसने ये बताया कि 16 लाख टन गंदम सिंध से चोरी हो गई। सिंध हुकूमत ने पूरे साल में जो गंदम प्रोक्योर की थी वो 12 लाख टन थी और 16 लाख टन गंदम चोरी हो गई है। अब ये किसने वहाँ कैबिनेट में बात की और माशाल्लाह उस कैबिनेट ने उस पर डिस्कस किया और उस कैबिनेट ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि जनाब आप इस पर कार्रवाई करें। तो भाई कार्रवाई तो आप करो फखर इमाम साहब पर, कार्रवाई करो खुसरो बख्तियार पर। फखर इमाम ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि 66 लाख टन गंदम कहाँ चली गई हमें नहीं पता, उसका पता लगाओ कि वो कौन से तुम्हारे पास वो चूहे जो खा गए। MQM पाकिस्तान का बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कराची कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंधु देश का ख्वाब पीपल्स पार्टी ने गोद ले लिया है, जमहूरियत के मुहाफिज है, सड़कों पर लड़ने वाली जंग बकाए पाकिस्तान के लिए है। देश के मंसूबे का एक बड़ा मंसूबा नए बल्दियाती निज़ाम के नाम से इस शहर पर और सिंध पर और सिंध के शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जा रहा है। सिंधु देश के ख्वाब को पालने की जिम्मेदारी अब पीपुल्स पार्टी ने गोद ली हुई है। 11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, कराची कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हम जमहूरियत के मुहाफिज हैं, हम पाकिस्तान के मुहाफिज हैं और हम समझते हैं कि सड़क पर लड़ने वाली ये जंग, ये जद्दोजहद, ये कोशिश बकाए पाकिस्तान और बकाए जमहूरियत के लिए। दूसरी जानब PSP ने लोकल बॉडीज तरमीमी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंध असेंबली से मंजूर होने वाले बल्दियाती कानून में तरमीम का बिल आइन से मुतसादिम है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कराची वालों को दहशतगर्द बनने पर मजबूर कर रही है। अगर ये बिल जो अमेंड किया गया है और ये कानून
अगर ये बिल एक्ट बन गया और एक्ट बनकर ये लागू हो गया तो खाकम बदहन मैं आज पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों को और पाकिस्तान के एक एक फ़र्द को मीडिया के ज़रिए बताना चाहता हूं कि फिर एक ऐसा तूफ़ान बरपा होगा इस शहर कराची से। आज जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशतगर्द बना रही है तो आज कोई इनको दहशतगर्द बनाने से रोकने वाला नहीं है। अगर नौजवानों ने ये फैसला कर लिया कि हाँ अब हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरने से पहले इन हुक्मरानों को मार कर मरेंगे, इन ज्यादतियों का इजाला करने की कोशिश करके मरेंगे, फिर क्या होगा? पीपल्स पार्टी को पेशावर में जलसा करना महंगा पड़ गया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक और इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो, अब्दुल कादिर पटेल, वज़ीर आला सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन आर्टिकल 30 की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और MNA अब्दुल कादिर पटेल को नोटिस जारी करते हुए 3 दिसंबर को खुद या वकील के जरिए पेश होने का हुक्म दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वजीर सईद गनी और निसार खोड़ो को भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए। इलेक्शन कमीशन ने MNA खुर्शीद शाह को भी 3 दिन में जवाब देने की हिदायत की है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं मुस्लिम लीग नून ऑडियो वीडियो पर सियासत कर रही है, जबकि एहसन इकबाल इससे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो पर तनकीद करने से पहले अपने सूबे को देखें। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसन खावर ने कहा, नस्लटार में मिस गवर्नेंस की एक दास्तान है। हसन इकबाल साहब एफिडेविट से और ऑडियो से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम लोगों ने तो ये लीक नहीं की। राना शमीम साहब जब वो अदालत में पेश हुए, कौन सा बयान हल्फी, और वो बयान हल्फी तो लॉकर में है। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी शोला बयान तकरीर की। शुगर मिल्स और आपके कारोबार ने ऐसे कौन से अंडे और बच्चे दिए हैं कि वो दिन रात तरक्की कर रही है। सियासी शहीदों की बात करना अच्छा है, लेकिन उनको उन गाजियों की भी फिक्र करनी चाहिए जो गाजी अंदरूनी सिंध में दिन रात भूख और अफलास से जहाद कर रहे हैं। नस्ला टावर ये दास्तान मिस गवर्नेंस की है, ये दास्तान करप्शन की है कि कैसे पूरे कराची में और सिंध में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी गई। सिर्फ नस्ला नहीं, ये पूरे सिंध का मसला है। बेनजीर मरहुमा इनको 4 सूबों की जंजीर दे के गई और इतनी कलील मुद्दत में इन्होंने उस जंजीर को रेजा रेजा कर दिया और उस जंजीर का आखिरी कुंडा सिंध उनके हाथ में और वो भी अब खड़खड़ा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में 16,000 बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के केस की समाअत। अदालत ने मुलाजमीन को हुक्म इम्तना पर बहाल करने की इस्तदा कर दी। बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइए समाअत का अहवाल। देखिए, मुलाजमीन के वकला की जानिब से आज फिर इस्तदा की गई थी अदालत से कि उनको जब तक अपीलों पर फैसला नहीं हो जाता उदों पर बहाल किया जाए ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। तमाम अदालत की जानिब से इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी गई। फिर मुलाजमीन की जानिब के वकला की जानिब से ये इस्तदा की गई कि फैसले तक कम अज कम मेडिकल अलाउंस अदालत बहाल करे। तमाम अदालत ने उससे भी इतफाक नहीं किया और जजेस का ये कहना था अपने मौकफ में कि आइंदा हफ्ते से यानी सोमवार से रोजाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत करेंगे और रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर कोशिश करेंगे अगले हफ्ते में ही इस केस को निपटा कर कम से कम मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दें ताकि जो मुलाजमीन के अंदर इस्तराब पाया जा रहा है कि जल्द उनका फैसला हो उसको हम किसी तरीके से एड्रेस कर सके। अदालत का कहना था कि जो लोग 1998 में अदालत का कहना था कि जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए थे उनको 2010 में किस तरह से बगैर बहाल कर दिया गया और ना सिर्फ बहाल किया बल्कि मुस्तकिल करके तमाम मराहत भी दी गई। ऐसे भी अदालत ने कहा हजारों मुलाजमीन है जो रिटायर हो चुके थे इनको सिर्फ एक दिन के लिए काम पर बुलाया गया और तमाम अरसे की उनको तनख्वाह और मराहत दी गई। तफसील के लिए आपका शुक्रिया। किस्म ओमिक्रॉन को पाकिस्तान में आने से रोकने के लिए NCOC के इक़दामात। मुल्क भर में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। 3 कैटेगरीज के लिए बूस्टर शॉट्स लगाने की मंजूरी दे दी गई। रिपोर्ट कर रही हैं अरहम खान। ओमिक्रॉन की पाकिस्तान में एंट्री रोकने के लिए NCOC ने तैयारी पकड़ ली। मुल्क में वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम के लिए फौरी तौर पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला कर लिया गया।
NCOC ने कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर वैक्सीन 3 कैटेगरीज में लगाने की मंजूरी दे दी। हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र और कमजोर कुव्वत मुदाफित वाले अफराद पहली वैक्सीनेशन के 6 माह बाद बूस्टर खुराक मुफ्त लगवाने के अहल करार दे दिए गए। इजलास में अवामी मकामात पर टीमें मुकर्रर करने की सिफारिश और एयरपोर्ट्स पर वैक्सीनेशन मुहिम के साथ चेकिंग प्रोटोकॉल्स बढ़ाने की तजवीज दी गई। मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और सूबों के इक़दामात पर ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक दूसरी डोज न लगवाने वाले अफराद के लिए 40 कॉल सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। NCOC ने मास्क पहनने, समाजी फासलों और हाथ धोने के SOPs पर अमल दरामद जारी रखने पर जोर भी दिया। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लिहाजा वो अपनी जान की परवाह ना करके भी कैमरे को और इक्विपमेंट को बचा रहा होता है। हमने इस एक्ट में लाजिम कर दिया है कि जो भी इस तरह की कवरेज के लिए आप भेजेंगे, वर्किंग जर्नलिस्ट को भेजेंगे, मालिकान की जिम्मेदारी होगी कि वो उसकी इंश्योरेंस भी कराएंगे, उसकी फैमिली का भी ख्याल करेंगे और उसको लेके वो आगे जाएंगे। इसी तरीके से हमने जो मुलाजमत की तहफ़्फ़ुज़ है, जो अभी आपने वीडियो भी देखा अनफॉर्चुनेटली, उसमें जो वर्किंग जर्नलिस्ट की मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ है वो हम इस लॉ के ज़रिए लेकर के आए हैं। हम उसमें जो वर्किंग जर्नलिस्ट के राइट्स हैं दोनों तरफ, एक हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम रहा भी है हमारे हालात में, जो डिसअपीयरेंसेस हो रही हैं, अभी भी हमारा एक इशू है। लेकिन ये हुकूमत जो तरीके इंसाफ की हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, डॉक्टर आरिफ अलवी, डॉक्टर शीरी मज़ारी, इन लोगों की जद्दोजहद है डिसअपीयरेंसेस के खिलाफ। तो जब कोई यहाँ पे डिसअपीयरेंस का केस आता है तो एक ही सियासी जमात है जिसका एक वाज़ेह पॉलिसी रही है, और इसीलिए हम पहली बार ये जो जर्नलिस्ट के लिए हम ये कमीशन लेके आए हैं कि अगर किसी को कोई शिकायत होगी, किसी के साथ कोई ज्यादती होगी, इंडिपेंडेंट कमीशन होगा, 14 दिन के अंदर वो हतमी फैसला करेगा कि इसका मामला है क्या। कुछ हमारे मसाइल भी हैं, कुछ लोग खुद जो हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, कई दफ़ा वो इमिग्रेशन वगैरह के चक्कर में, उनको भी कम से कम वापस लाके बंदा बता तो सके कि नहीं ये और चक्कर में गया हुआ था, ऐसे कोई इशू नहीं है। सो हमने एक तरफ वर्किंग जर्नलिस्ट को जो है वो पीछे हमने स्ट्रेंथन किया है विज़ मालिकान, दूसरी तरफ हमने उसको तहफ़्फ़ुज़ किया है विज़ जो तगड़े ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या बाकी लोग हैं। देखिए सीधी बात है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के महकमे हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको भी पसंद नहीं आएंगी कि उनकी स्टोरीज जो हैं वो अखबारों में आए, उनके महकमों की करप्शन की स्टोरीज आए। सो ज़रूरी है हुकूमत के लिए और हमारे लिए कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इस लॉ के ज़रिए हमने ये कोशिश की है। इसी तरीके से ये जो लॉ है ये एक बहुत आई वुड से एक लीप फॉरवर्ड है उस इन्वायरमेंट की तरफ, उन राइट्स की तरफ जो कि फर्स्ट वर्ड में सहाफ़ियों को अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी कोशिश की है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसकी तारीफ़ की जाए। पहली बार एक जामे तारीफ़ जो है वो एक सहाफ़ी की हमने करने की कोशिश की है, और उसका फ़ायदा होगा उन वर्किंग जर्नलिस्ट को जो कि वाकई काम कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा जो तबका जो कि सहाफ़ियों के नाम के ऊपर असल में ब्लैकमेलिंग कर रहा है, हमें उससे आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। सो इसके साथ साथ हम जो दूसरा लॉ ला रहे थे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके ऊपर भी हमारी बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। जो एक जो यूनियन एक बनाया था जॉइंट एक्शन कमेटी, उसके साथ भी, और जो PFUJs हैं उनके साथ भी, उसके ऊपर भी हम बहुत करीब हैं एक दूसरे के, और एक मुतफ़िका लॉ हम उधर भी लेके आएंगे। सो हमारी कोशिश मेरी यही होती है कि जहाँ भी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर साहब लगाएं, कोई सब्सटेंटिव तब्दीली उस जगह के ऊपर हम लेके आ सकें। और आज के ये जो कानून है, जिसका मैं दोबारा कहूँगा कि बहुत बड़ा क्रेडिट डॉक्टर मज़ारी को जाता है, इस कानून के ज़रिए पहली बार पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट को हमने एनेबल किया है उन राइट्स की तरफ जो कि फर्स्ट वर्ड के सहाफ़ियों को अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया। बहुत फवाद चौधरी ने तकरीब से खिताब में ये कहा कि हमने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ जिद्दोजहद की है, सहाफ़ियों के साथ खड़ा होना हमारा फ़र्क है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी नहीं है, हुकूमत तमाम सहाफ़ियों को हुकूक फराहम करना चाहती है। सिंध और बलूचिस्तान में CNG स्टेशन को गैस की फराहमी 2.5 माह के लिए बंद कर दी गई। CNG स्टेशन अब 15 फरवरी को खुलेंगे। CNG एसोसिएशन ने गैस की बंदिश के खिलाफ कमर कस ली। उनका कहना है कि CNG स्टेशन सिर्फ 18 से 20 mm CFD गैस इस्तेमाल करते हैं। तवील बंदिश से हमारा कारोबार तबाह और हजारों अफराद बेरोजगार होंगे।
CNG एसोसिएशन ने सिंध में गैस बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा कि अंदरूनी सिंध CNG स्टेशन खुले रखेंगे। फैसले के खिलाफ हम माद अजहर से मुलाकात करेंगे और इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना भी देंगे। सिंध के तमाम तकरीबन 90% CNG स्टेशन RLNG इस्तेमाल करते हैं, जबकि घरेलू सार्फिन को LNG नहीं दी जाती। घरेलू सार्फिन को लोकल गैस दी जाती है और LNG की बंदिश से सार्फिन के बहाने पे सफेद झूठ बोला जा रहा है। 2.5 महीने के लिए बंद किया है हमने। इंटीरियर सिंध में तो रेजिस्ट कर रहे हैं। इंटीरियर सिंध में हम CNG स्टेशन चलाएंगे, जितना हमें दम होगा चलाएंगे। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि सिंध CNG पूरी अपने लेबर को लेके इस्लामाबाद डी चौक पे धरना देंगे, हम अजहर से मुलाकात करेंगे। अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद ने पाक अमरीका ताल्लुकात में अनकरीब बेहतरी और नए साल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे अमरीका की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर को इंटरव्यू में कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना अमरीका में सराहा जा रहा है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत इंटरेक्शंस में भी इजाफा होगा, कम्युनिकेशन बेटर लेवल पे होगी। और इस वक्त भी अमेरिका के अंदर जो है फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर रिलेशनशिप जो है और कम्युनिकेशन बड़ी फ्रीक्वेंट इनकी होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की भी आपस में फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेशन होती है। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर के अंदर प्राइम मिनिस्टर का मैं विजिट होते हुए भी वहाँ पे देखता हूँ। ये जो नया बिल यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर जो बहुत एक खुशाइंद चीज़ है, अगर वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको सिंपल नहीं किया गया और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं की गई तो ये सारा यूजलेस हो जाएगा। और जो इस वक्त जो एक्साइटमेंट है ओवरसीज पाकिस्तानी के अंदर, उसको हमको कंटिन्यू करने के लिए उनको एक ऐसे फार्मूले बनाने पड़ेंगे कि वो अपने घर बैठ के वोट डालें या मेल इन बैलेट के वोट डालें। और सब पार्टियों को उसके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि दे विल मेक द राइट डिसीजंस। विफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी तकरीब से खिताब कर रही हैं। ऑलरेडी मौजूद है टू टेक एक्शन अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बिल एक ऐसा बिल है जो एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव है, पहली दफा इस तरह का आ रहा है। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमारा दूसरा बिल भी पुश किया है जो अब सेनेट में जाएगा, जो क्रिमिनलाइज करता है इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस को। तो ये दो जो हमारे बिल हैं, हमने और भी बहुत लैंडमार्क बिल्स किए हैं ओल्ड एज सिटीजन्स के लिए सारा कुछ, लेकिन ये दो बहुत इम्पोर्टेंट इंसानी हकूक के हवाले से बिल्स हैं क्योंकि ये हमारे मुल्क में बहुत इनकी ज़रूरत थी। जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स की हिफाजत और इनफोर्स डिसअपीयरेंस को क्रिमिनलाइज करना, और हमारी हुकूमत की ये प्रायोरिटी थी। बल्कि हमारे मैनिफेस्टो में हमने एनफोर्स डिसअपीयरेंस के खिलाफ लिखा हुआ था। तो हम समझते हैं कि ये पहली हमारी, इंशाल्लाह सदर साहब जब अपना दस्तखत कर देंगे या ये कानून बन जाएगा, उसके बाद जाहिर है हमारी मिनिस्ट्री रूल्स और वो सारा बनाएगी और ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होगा। तो जर्नलिस्ट को खुद फीलिंग होगी प्रोटेक्शन की, बिकॉज एक तो कानून आ जाएगा, दूसरा कमीशन इंडिपेंडेंट आ जाएगी, और तीसरा मीडिया ओनर्स की ऑब्लिगेशंस हैं वो लीगल हो जाएंगी। तो इस वास्ते सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और सहाफियों के हुकूक के लिए मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों से राय भी ली है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।